Hello guys, how are you? I think you will be well. Today we will discuss on the Industrial Dispute Act 1947. Guys, industrial dispute means those disputes which are found in industrial area, means the disputes between the employer and employee, the disputes between the employees and employees, and the dispute among the employer and employer, or dispute among the one industry to another industry. गाइस, कोई भी डिस्प्यूट, तब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसको कहते हैं जो कि ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। अगर कोई एक वर्कर जाके कोर्ट में केस दायर कर देता है या एम्प्लॉयर के खिलाफ वो केस दायर करता है, तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की संख्या में नहीं रखेंगे। जब तक 8-10 लोगों का ग्रुप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होता, तब तक हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की संख्या में नहीं रखते हैं। तो गाइस, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आज हम पूरी तरह समझने की कोशिश करें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या कहता है। देखिए गाइस, ये डिस्प्यूट एक्ट 1 अप्रैल 1947 को पूरे देश में लागू हुआ था और इसका सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 कहता है कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मेनली अगर हम देखें तो इस एक्ट को पारित करने के पीछे जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैं नंबर 1, टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करना सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था कि उद्योगों में जो विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको सेटल करना। क्योंकि जितने डिस्प्यूट्स ज़्यादा होते चले जाते हैं, उतना इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्शन पर, हमारी ग्रोथ पर, इंडस्ट्री की ग्रोथ पर और कंट्री की ग्रोथ पर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश पीस इन इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर। गाइस, जहाँ पर शांति व्यवस्था लागू होती है, वहीं पर ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। जहाँ अशांति या लड़ाई झगड़े, चाहे वो कोई फैमिली हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कम हो जाता है और लोग लड़ाई झगड़ों में ही टाइम उनका लगने लग जाता है। ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में कोई सोच ही नहीं पाता। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का दूसरा उद्देश्य है कि इंडस्ट्री में एक शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर, पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम रहे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कोऑपरेशनल एटीट्यूड एमंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दो उसके व्हील होते हैं। जैसे कि किसी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिन पर वो चलती है, वैसे ही इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसके 2 पहिए होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। जब तक कि एक अच्छा कोऑपरेशन इन दोनों के बीच में नहीं होगा, तब तक कोई अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इनके बीच में कोऑपरेशन लेकर के आना भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन उद्देश्य है। जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, उतना ज़्यादा इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी, उतनी ज़्यादा हमारे उद्योग डेवलप होंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इस डिस्प्यूट एक्ट का है टू प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक एंड रैशनल मशीनरी फॉर द सेटलमेंट। अभी तक क्या था, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते थे, उनके लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं पारित हुआ था, ऐसा कोई सिस्टमेटिक
मशीनरी नहीं मिली थी लोगों को कि वो कहाँ जाएं, किससे कहें, और विवाद होते रहते थे। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता था, नुकसान तो दोनों पार्टी का होता था, एम्प्लॉयर का भी होता था और एम्प्लॉई का भी होता था, लेकिन एम्प्लॉई को ज़्यादा शोषण होता था। और इसीलिए इस एक्ट को लाया गया कि एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर को दोनों को एक ऐसा सिस्टमेटिक मशीनरी प्रोवाइड की जाए जिसमें कि उनके डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हो सके, उसकी सुनवाई हो सके, उनको न्याय मिल सके। ठीक है गाइस, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा कि दिस एक्ट इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस बाय बोथ एज वेल एज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया। ठीक है, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट होता है वो सभी आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट में पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बनाती है। लेकिन इसके जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका दोनों संभाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको संभालेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में वो डिस्प्यूट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो मेन मशीनरी प्रोवाइड की गई है वो 3 तरीके की मशीनरीज हैं। नंबर 1 कॉन्सिलेशन मशीनरी, नंबर 2 एडजुडिकेशन मशीनरी, नंबर 3 आर्बिट्रेशन मशीनरी। तो आइए इनको हम एक एक करके समझेंगे कि कॉन्सिलेशन मशीनरी क्या होती है, एडजुडिकेशन क्या होता है और आर्बिट्रेशन मशीनरी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझना कोशिश करते हैं कॉन्सिलेशन मशीनरी। कॉन्सिलेशन में 3 मशीनरी हमको मिलती हैं। एक नंबर 1 वर्क कमेटी, नंबर 2 कॉन्सिलेशन ऑफिसर, नंबर 3 बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। देखिए जहाँ तक कॉन्सिलेशन का सवाल है तो कॉन्सिलेशन का मतलब होता है समझौता करना। ठीक है, समझौता मीन्स अभी तक ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं गया है, वो कहाँ पर है, इंडस्ट्री में ही है। तो वर्क कमेटी की जहाँ तक बात है, वर्क कमेटी कॉन्सिलेशन में नहीं आती। वर्क कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जहाँ पर 100 या 100 से अधिक वर्कर जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर एक वर्क कमेटी का गठन किया जाता है। और इस वर्क कमेटी का काम ये होता है कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ के डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेजमेंट तक पहुंचाना और उन प्रॉब्लम्स को डिस्प्यूट होने से रोकना, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व कर लेना। क्योंकि गाइस जब भी कोई प्रॉब्लम समय से सॉल्व नहीं की जाती है तो वही एक बड़ा रूप ले लेती है और वही प्रॉब्लम बाद में डिस्प्यूट बन जाती है। तो वर्क कमेटी के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिस्प्यूट ना बनने दिया जाए, उस प्रॉब्लम को उसी लेवल पर सॉल्व कर दिया जाए। सेकंड पॉइंट है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। देखिए जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और नेगोशिएशन के द्वारा सॉल्व नहीं हो पाता या कहा जाए कि उनके आपसी सुलह नहीं हो पाती, तो समझौते की बारी आती है। और उस समय में गवर्नमेंट क्या करती है, एक समझौता अधिकारी जिसे कहते हैं कॉन्सिलेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करती है या रिक्रूट करके इंडस्ट्रीज़ में भेजती है। और कॉन्सिलेशन ऑफिसर का मेन काम होता है कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या वो 2 पार्टी जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उन दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास करे, समझौता कराने की कोशिश करे। ठीक है, अब आते हैं बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में। देखिए जहाँ तक जितना बड़ा
डिस्प्यूट होता है। अगर बड़ा डिस्प्यूट है तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन का गठन करती है, और छोटा डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ कॉन्सुलेशन ऑफिसर से ही काम चल जाता है। तो जब बड़ा डिस्प्यूट होता है वहाँ पे एक बोर्ड बना दिया जाता है जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन। एक्चुअली ये ट्राईपार्टाइट मशीनरी है। इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और एक एम्प्लॉयर, मतलब कुछ मेंबर्स उसमें, या कहा जाए कि आधे मेंबर एम्प्लॉयर के होते हैं और आधे मेंबर एम्प्लॉयज़ के होते हैं, और एक चेयरपर्सन जो होता है वो बाहर का व्यक्ति होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटेड होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्राईपार्टाइट बोर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस एडजुडिकेशन मशीनरी। एडजुडिकेशन मशीनरी भी 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर 1 लेबर कोर्ट, नंबर 2 ट्राइब्यूनल, नंबर 3 नेशनल ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट मशीनरी है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मशीनरी। आइए अब कॉन्सुलेशन मशीनरी को समझते हैं। कॉन्सुलेशन मशीनरी में वर्क कमेटी the work committee helps to promote communication between employer and employee। गाइस क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते चले जाते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कम्युनिकेशन घटता चला जाता है, और कम्युनिकेशन ना होना या लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बड़ा कारण बनता है डिस्प्यूट होने का। तो जितना कम कम्युनिकेशन होता है उतना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कम समझ पाता है, या एम्प्लॉई की बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एम्प्लॉयर तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण जो शुरू में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं वो आगे चलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में डेवलप हो जाती हैं। तो एक वर्क कमेटी एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयज़ के डे टू डे की प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयर तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। Every industry with 100 or more workers have to constitute a committee comprising। हर एक इंडस्ट्री जहाँ पर कम से कम 100 या 100 से अधिक वर्कर होंगे वहाँ पर एक वर्क कमेटी का गठन किया जा सकता है गाइस। इसके बाद इक्वल नंबर ऑफ मैनेजर एंड वर्कमैन, ट्रेड यूनियन, वर्क कमेटी जो बनती है उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट के और वर्कमैन के और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नंबर में सेलेक्ट होकर एक वर्क कमेटी को बनाया जाता है। यह कहा जाए कि वर्क कमेटी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मैनेजमेंट और वर्कमैन के इक्वल नंबर के रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर बनाया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, बाईपार्टाइट मशीनरी होती है, जिसमें कि 2 पक्ष होते हैं, एक मैनेजमेंट का और दूसरा वर्कर्स का। ठीक है। ट्रेड यूनियन सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन। जो वर्कमेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको ट्रेड यूनियन इलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट करके भेजती है, और जो मैनेजमेंट सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव बाय द नॉमिनेशन। और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट खुद नॉमिनेट करके उन लोगों को भेजता है। तो जितने नंबर में वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उतने ही नंबर में मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर के एक वर्क कमेटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है गाइस। टेन्योर 2 years मीन्स एक वर्क कमेटी का जो टेन्योर होता है या कार्यकाल जो होता है वो 2 साल होता है। 2 साल के बाद वो खुद डिज़ोल्व हो जाती है और फिर नई वर्क कमेटी बन जाती है। फंक्शंस डिज़ोल्विंग द इशू और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इफ एनी एंड देयर by preserving unity and cordial relation।
ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसॉल्विंग द इश्यूज और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। जो शुरू में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं या आपस के जो मतभेद होते हैं उनको क्या करती है ये कमेटी, डिसॉल्व करने का काम करती है। इफ दे एंड देयर बाय प्रिजर्विंग यूनिटी एंड कॉर्डियल रिलेशन। ये क्या काम करती है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉर्डियल रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करने का काम वर्क कमेटी करती है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क कमेटी क्या होती है। वर्क कमेटी एक ऐसी मशीनरी है जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाती है जहाँ पे कम से कम 100 या 100 से अधिक वर्कर काम करते हों। इसका मेन काम है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की डे टू डे की प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयर तक पहुंचाना, या कहा जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाए रखने का ये क्या होता है, माध्यम होता है। ये बाई पार्टाइट नेचर की होती है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नंबर में आकर के मिल करके एक वर्क कमेटी का गठन करते हैं। एम्प्लॉई के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बाई इलेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट होके आते हैं, जबकि एम्प्लॉयर के या मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बाई नॉमिनेशन इस वर्क कमेटी में आते हैं। इस पूरी वर्क कमेटी का जो कार्यकाल है या टेन्योर है वो 2 साल का है। 2 साल तक एक वर्क कमेटी काम करती है और 2 साल के बाद वो स्वतः डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो इसका मेन फंक्शन है वो रोज़ाना के जो इश्यूज़ हैं या डिफरेंसेस हैं या ओपिनियन, जो विचारों में मतभेद आ जाते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के, या जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स वर्कर्स फेस करते हैं उनको क्या करती है, ये डिसॉल्व करने का काम करती है। छोटे छोटे मतभेदों को दूर करने का काम करती है और एक कॉर्डियल रिलेशन को डेवलप करने का काम करती है ताकि कोई डिस्प्यूट होने ही ना पाए। ठीक है गाइस, अब आइए सेकंड जो होता है कॉन्सलेशन ऑफिसर। कॉन्सलेशन ऑफिसर ही इंटरवीन्स एज मीडिएटर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है कॉन्सलेशन ऑफिसर। ही हेल्प्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ बोथ पार्टी। दोनों पार्टी के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। He is appointed by the government for any particular area or for any particular industry. इसको गवर्नमेंट सेलेक्ट अपॉइंट करके भेजती है। ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई का आदमी नहीं होता बल्कि गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करके भेजती है और ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या तो इसको अपॉइंट कर दिया जाता है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट करके भेज सकती है। ठीक है, His main function is to find out the reasons and help in amicable solutions. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि क्या रीज़न है मतभेद का या डिस्प्यूट का कारण क्या है उसको फाइंड आउट करना, और दोनों पार्टीज़ के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है और एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। दोनों पार्टीज़ को समझाता है और एक समझौता कराने का काम ये करता है। ठीक है, इफ़ सेटलमेंट इज़ डन ही प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ साइनिंग बाय बोथ पार्टीज फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इफ सेटलमेंट इज़ डन, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ये क्या करता है, एक मेमोरेंडम बना देता है जिसमें उस मेमोरेंडम में दोनों पार्टीज़ का साइन होता है। एक निश्चित समय में इसको ये काम करना पड़ता है। आफ्टर दैट ही सेंड हिज रिपोर्ट विद अ कॉपी ऑफ सेटलमेंट टू द गवर्नमेंट। उस मेमोरेंडम को बना लेने के बाद ये सेटलमेंट की कॉपी को ये क्या करता है, गवर्नमेंट को भेज देता है। इफ़ ही फेल टू सॉल्व द डिस्प्यूट ही हैज़ टू सबमिट अ फुल रिपोर्ट विद द एक्सप्लेनेशन फेल्योर टू द गवर्नमेंट। अगर वो उस रिपोर्ट को अगर उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने में असफल रहता है
तो भी क्या करता है, वो एक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को वो गवर्नमेंट को सेंड कर देता है, इसके साथ कि क्या रीज़न हुए कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो पाया, उन सब का एक्सप्लेनेशन बना करके गवर्नमेंट को भेज देता है। द above report he has to submit within 14 days of the commencement of proceedings। 14 डेज़ के अंदर वो क्या करता है, इस प्रोसीडिंग्स को बना के भेजना उसको होता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसके पास ओनली 14 डेज़ होते हैं, इसके अंदर इसको पूरी रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को भेजनी होती है। अगर मैटर सॉल्व हो जाता है तो भी रिपोर्ट बना के और दोनों पार्टी के साइन करवा के मेमोरेंडम बना करके गवर्नमेंट को भेजता है। और अगर नहीं हो पाता है सेटलमेंट तो भी ये क्यों नहीं हो पाया सेटलमेंट, उसका रीज़न लिख करके और एक्सप्लेन करके 14 डेज़ के अंदर इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेज देता है। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सुलेशन ऑफिसर। आइए कॉन्सुलेशन बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन देखते हैं। देखिए, जब डिस्प्यूट जहाँ बड़ा होता है वहाँ पर बोर्ड का गठन करती है गवर्नमेंट। बोर्ड का गठन, द बोर्ड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय पब्लिशिंग इन ऑफिशियल गैजेट। There are a chairperson and 2 or 4 other members, representatives of both parties। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक बोर्ड बना देती है जो कि वो गैजेट में पहले उसको पब्लिश करती है कि वो एक बोर्ड बनाने जा रही है या उसने एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन बनाया है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और उसके 2 या 4 मेंबर होते हैं जो कि दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयर के आधे रिप्रेजेंटेटिव और आधे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों मिलकर और एक चेयरपर्सन मिलकर बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन का गठन करते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इट सेंड इट्स रिपोर्ट with a copy of settlement to the government। ऑफ कॉन्सुलेशन ऑफिसर की तरफ से बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन को भी क्या करना होता है, अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाता है तो सेटलमेंट की एक कॉपी गवर्नमेंट को भेजनी होती है, दोनों पार्टी का साइन करा के। इफ़ नो एग्रीमेंट इज रीच्ड इट सेंड इट्स रिपोर्ट विद एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ फेल्योर टू द गवर्नमेंट विद इन 2 months। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं होता है तो भी उसका रीज़न एक्सप्लेन करके वो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजता है और इसके लिए उसके पास 2 महीने का टाइम होता है। 2 महीने के अंदर जैसे कॉन्सुलेशन ऑफिसर को 14 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन को 2 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के पास भेजना होता है। ठीक है गाइस, तो बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारी मशीनरी। तीसरी जो मशीनरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है वो है एडजुडिकेशन मशीनरी। इसको हिंदी में अधिनिर्णय मशीनरी भी कहते हैं। इसमें पहला होता है लेबर कोर्ट। ठीक है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट 1 or more लेबर कोर्ट्स बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिसके एरिया में भी वो डिस्प्यूट हुआ है उस गवर्नमेंट को ही यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेंगे। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक लेबर कोड का गठन अपने ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देकर कर सकती है। इट हैंडल द केसेस ऑफ मेंशनिंग इन 2nd शेड्यूल। ये उन केसेस को हैंडल करता है जो कि 2nd शेड्यूल में दिए हुए हैं। इसमें
कई शेड्यूल्स गवर्नमेंट ने बना करके रखे हुए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जिसमें से कि सेकंड शेड्यूल में जिन जिन केसेस को दिया गया है वो केसेस लेबर कोर्ट में हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, जनरली इट एडजुडिकेट द केसेस रिलेटेड discharge and dismissal of employees and cases relating to the strikes, lockouts and standing orders। जनरली जो केसेस इसमें हैंडल किए जाते हैं वो डिस्चार्ज से, अगर किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया है या किसी को डिसमिस कर दिया गया है या स्ट्राइक वगैरह से या लॉकआउट या स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो इसके लेबर कोड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भी केसेस सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं वो सारे केसेस लेबर कोड देखता है। देयर इज़ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल ऑफिसर्स नॉट लेस देन 3 years। देखिए यहाँ पर जो लेबर कोर्ट में जो होता है वो जो जज बैठता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। क्यों प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली अपना निर्णय नहीं देता। जैसे सिंपल कोर्ट में आप जाइए और जज को अधिकार होता है ऑर्डर करके अपने निर्णय को सुनाने का, इसमें जो जज होता है लेबर कोर्ट में वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। वो सिर्फ निर्णय लेता है और निर्णय लेकर के गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजता है। उसको लागू करना है या नहीं लागू करना है ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो वो ये क्या करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सिर्फ अपना डिसीज़न गवर्नमेंट को लिख के भेज देता है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो ये जो है हाई कोर्ट का जज रह चुका हो या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या जुडिशियल ऑफिसर रह चुका हो, कम से कम इन पोस्ट पे इसको 3 साल का अनुभव रहा हो, उस व्यक्ति को ही गवर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करती है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका लेबर कोड। अब आइए समझते हैं कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। ट्राइब्यूनल दिस इज़ अनदर मशीनरी ऑफ एडजुडिकेशन, ये भी अधिनिर्णय की ही एक मशीनरी है। देयर मे बी 1 or more ट्राइब्यूनल, एक ट्राइब्यूनल का भी गवर्नमेंट गठन कर सकती है और एक से अधिक ट्राइब्यूनल का भी गठन कर सकती है। इट एडजुडिकेट द केसेस रिलेटेड टू सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल। ये सेकेंड और थर्ड दोनों शेड्यूल में जो कुछ केसेस दिए रहते हैं उन दोनों केसेस को ये देखने की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शुड हैव बीन अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर नॉट लेस देन 3 years। इसमें भी क्या होता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में रहा हो, कम से कम 3 साल का उसको अनुभव रहा हो, उसी को इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये थी आपकी ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट है नेशनल ट्राइब्यूनल। नेशनल ट्राइब्यूनल इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है नेशनल ट्राइब्यूनल को। देयर मे बी 1 or more नेशनल ट्राइब्यूनल, एक या एक से अधिक नेशनल ट्राइब्यूनल का गठन गवर्नमेंट कर सकती है। इट एडजुडिकेट द केसेस रिलेटेड टू नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें सिर्फ वही केस जाते हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं या जिसमें एक या एक से अधिक स्टेट जिन केसेस से प्रभावित होते हैं या एक से अधिक स्टेट्स की इंडस्ट्रीज जिस केस से प्रभावित होती है, वो सारे केस किस में जाते हैं, नेशनल ट्राइब्यूनल में जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट
इसमें भी जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, उसी व्यक्ति को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल ट्रिब्यूनल। अभी तक आपने एडजुडिकेशन को समझा। अब आइए देखते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को कहते हैं पंच निर्णय। पंच निर्णय, दिस इज ऑल्सो अ वंडरफुल मशीनरी इज प्रोवाइडेड बाय ID Act 1947। ये भी एक बहुत अच्छी मशीनरी है जिसके द्वारा डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। बिफोर द लेबर कोर्ट द डिस्प्यूट मे गोज फॉर आर्बिट्रेशन इफ बोथ पार्टीज आर एग्री। अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं तो लेबर कोर्ट में जाने से पहले, अगर मान लीजिए कॉन्सिलेशन में कोई केस सॉल्व नहीं होता है, निगोशिएशन से सॉल्व नहीं हुआ तो कॉन्सिलेशन में आया, कॉन्सिलेशन से सॉल्व नहीं हुआ तो एडजुडिकेशन से पहले वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में वो केस आ सकता है अगर दोनों पार्टियां चाहती हैं तो। इन दिस द केस इज गोज टू द पर्सन एक्सेप्टेबल बोथ पार्टीज फॉर आर्बिट्रेशन। इसमें बस ज़रूरत यह है कि दोनों पार्टी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि उस केस को आर्बिट्रेशन में भेजा जा सके। इफ़ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड बाय द अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन इट शुड बी पब्लिश्ड इन गैजेट विद इन 1 month। अगर आर्बिट्रेशन ने जो अवार्ड दिया है, आर्बिट्रेशन ने जो निर्णय लिया है, आर्बिट्रेशन भी क्या करता है, जो निर्णय लेता है वो गवर्नमेंट को भेजता है। अगर गवर्नमेंट उसके निर्णय से सहमत होती है तो वो ऑफिशियल गजट में उस निर्णय को पब्लिश करके 1 महीने के अंदर अंदर लागू कर सकती है। थैंक यू गाइस, ये थी आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। थैंक यू वेरी मच।